Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And to join our Telegram group, you click on the link given in the description. And don't forget to press the bell icon for latest video notification. और आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है प्लांट वाटर रिलेशनशिप। ये टॉपिक नंबर 6 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस बायोलॉजी से। इस टॉपिक में हमें ये सारे सब पॉइंट्स कवर करने थे, जिनमें से सारे सब पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। और यदि आपने इनमें से कोई भी वीडियो मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप ये सारे वीडियोस देख सकते हो। आज जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो है एक्सरसाइज, मतलब वो क्वेश्चंस जो टेक्स्ट बुक के एंडिंग में दिए रहते हैं। तो टेक्स्ट बुक के अंत में कुछ क्वेश्चंस दिए रहे हैं, ठीक है, उस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट है, इन सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर एब्सॉर्प्शन बाय रूट इज। तो सॉइल के अंदर कौन सा वाटर अवेलेबल है एब्सॉर्प्शन के लिए? तो वो है कैपिलरी वाटर। तो ये चारों टाइप ऑफ वाटर जो है सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, बट उनमें से सिर्फ कैपिलरी वाटर है जो रूट एब्सॉर्ब कर सकता है। नेक्स्ट, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थियरी फॉर असेंट ऑफ सैप इज। असेंट ऑफ सैप मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। उसके लिए सबसे जो मान्यता वाली थियरी है वो कौन सी है? वो है ट्रांसपिरेशन पूल थियरी। तो हमने ये सारे थियरीज पढ़े हैं, बट हमें पता है ट्रांसपिरेशन पूल थियरी जो है वो सबसे अच्छी बेस्ट थियरी है जो असेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन कर पाया है। नेक्स्ट, वाटर मूवमेंट बिटवीन द सेल इज ड्यू टू। वाटर जो मूव होता है एक सेल से दूसरे सेल में, वो क्यों होता है? क्योंकि वहां पे डीपीडी है, दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। नेक्स्ट, इन गार्ड सेल्स व्हेन शुगर इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च द स्टोमेटल पोर। तो गार्ड सेल में हमने देखा था ये वाला शुगर स्टार्च टू शुगर वाला इसमें एक्सपेरिमेंट में, कि गार्ड सेल में यदि शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा? वहां पे होगा एक्सोऑस्मोसिस, और फिर एक्सोऑस्मोसिस की वजह से वहां पे जो गार्ड सेल वो फ्लैसिड हो जाएंगे और उसकी वजह से वो क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू। सरफेस टेंशन जो वाटर में होता है क्यों होता है? क्योंकि कोहेजन फोर्स की वजह से। नेक्स्ट, which of the following type of solution has lower level of solutes than the solution? इनमें से कौन सा सोल्यूशन है जिसमें कम सॉल्यूट होता है कंपेयर टू अदर सोल्यूशन? तो उसे कौन सा सोल्यूशन कहेंगे? तो सपोज आपके पास सोल्यूशन ए है, सोल्यूशन बी है। सोल्यूशन ए में सॉल्यूट की संख्या कम है एज कंपेयर टू बी, और सॉल्यूट बी में सॉल्यूट की संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। तो कौन ये ए को हम एज कंपेयर टू बी कौन सा सोल्यूशन कहलाएंगे? वो कहलाएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपो मींस लेस, और सोल्यूशन बी क्या कहलाएगा? हाइपर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग रेनी सीजन वुड डोर्स रैप एंड बिकम डिफिकल्ट टू ओपन और क्लोज बिकॉज। तो आपने बहुत बार ये महसूस किया होगा कि बरसात के दिनों में दरवाजा जो है वो फूल जाता है, ठीक है, और उसको खोलना और बंद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वुडन डोर जो है इम्बिशन थ्रू एटमॉस्फेयर का जो वाटर वेपर है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे वो फूल जाते हैं और उन्हें ओपन और क्लोज करना डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस थ्रू। वाटर किस तरह से एब्जॉर्ब होता है? तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो रूट हेयर से होता है। तो यह ध्यान रखें, वाटर जो भी एब्जॉर्ब होता है प्लांट में वो होता है थ्रू रूट हेयर। नेक्स्ट, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल। तो जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ। ऑस्मोसिस किस चीज का प्रॉपर्टी होता है? तो ये हमेशा याद रखिए, ऑस्मोसिस जो है वो सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। उसमें फर्स्ट, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? तो
जो प्रेशर एक्सर्ट होता है बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो प्रेशर जो है ऑस्मोसिस की वजह से एक्सर्ट हो रहा है उसे कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट, नेम द कंडीशन इन विच प्रोटोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल श्रिंक्स। तो कौन से कंडीशन में जो प्लांट का प्रोटोप्लास्ट है वो सिकुड़ जाएगा, वो है प्लाज्मोसिस। ठीक है। नेक्स्ट, what happens when a greater pressure than atmospheric pressure is applied to pure water or a solution। तो जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ज्यादा है वाटर को अप्लाई करोगे तब क्या होगा, उस केस में जो है वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर और सोल्यूशन विल इंक्रीज। तो जब भी आप प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, अप्लाई करोगे प्योर वाटर या सोल्यूशन को, तो उस केस में उस वाटर या सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सोल्यूशन विल ब्रिंग अबाउट डीप्लाज्मोसिस। तो कौन सा सोल्यूशन जो है वो डीप्लाज्मोसिस को ये देगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्योंकि हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो श्रिंक सेल है, जो प्लाज्मोसिस की वजह से श्रिंक हो गया है, उसके अंदर हाइपोटोनिक सोल्यूशन घुसेगा थ्रू एंडोऑस्मोसिस और वहां पे वो वापस फूल जाएगा, जिसे हम डीप्लाज्मोलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ प्लांट्स हैव नेगेटिव रूट प्रेशर। तो वो प्लांट जहां ट्रांसपिरेशन जो है बहुत तेजी से होता है, स्पेशली ड्यूरिंग समर, वो नेगेटिव रूट प्रेशर दिखाएगा। नेक्स्ट, इन विच कंडीशन ट्रांसपिरेशन पूल विल बी अफेक्टेड। कौन से कंडीशन में ट्रांसपिरेशन पूल जो है वो स्टॉप हो सकता है या स्लो डाउन हो सकता है। तो याद रखें, ट्रांसपिरेशन पूल के लिए आपको वाटर कॉलम जो है वो कंटिन्यूअस चाहिए, अनब्रोकन मतलब बिना टूटे कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर कॉलम चाहिए। पर जैसे जैसे बाहर के एनवायरनमेंट में टेम्परेचर फ्लक्चुएट होगा दिन और रात के समय, उस समय क्या होगा, ये वाटर कॉलम कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें एयर बबल्स घुस जाएंगे और जिसकी वजह से ये वाटर कॉलम टूट जाएगा और कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन पूल अफेक्ट होगा। नेक्स्ट, मेंशन द शेप ऑफ गार्ड सेल इन साइपेरस। तो साइपेरस में दोनों टाइप ऑफ गार्ड सेल देखने के लिए मिलते हैं, किडनी शेप भी और डम्बल बेल शेप भी। नेक्स्ट, why do diurnal changes occur in osmotic potential of guard cell। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो गार्ड सेल का उसमें चेंजेस क्यों होता है, तो उसमें दो रीजन है। पहला, अकॉर्डिंग टू स्टुवेट, उनके हिसाब से शुगर स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन के वजह से वहां पे जो है डायरुलर चेंजेस आता है। और दूसरा, लेविट के एक्टिव ट्रांसपोर्ट थियोरी के हिसाब से, जहां पोटेशियम आयंस जो है वो सेल के अंदर जा रहे हैं कि बाहर जा रहे हैं, उससे ड्यूरेलर चेंजेस आता है गार्ड सेल में। नेक्स्ट, व्हाट इज सिम्प्लास्ट पाथवे। तो जब वाटर मूव होता है एक सेल से दूसरे सेल में थ्रू प्लास्टोडेमाटा डेस्माटा, उसे कहेंगे सिम्प्लास्ट। तो एक सेल से दूसरे सेल में जब भी वाटर मूव हो रहा है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, उसे कहेंगे सिम्प्लास्ट पाथवे। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो जो मैकेनिज्म है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वो दो टाइप में है, एक है पैसिव एब्जॉर्प्शन, दूसरा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन फर्दर दो टाइप में है, ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन एंड नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। और आपको दो दो लाइन में ये सबको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द थियरीज ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो है वो तीन थियरीज है, आपको तीनों थियरीज के नाम लिखने हैं, जैसे कि रूट प्रेशर थियरी जिसे हम वाइटल थियरी भी कहते हैं। नेक्स्ट, कैपिलरिटी थियरी जिसे हम फिजिकल फोर्स थियरी भी कहते हैं। नेक्स्ट, कोहेजन टेंशन थियरी जिसे हम ट्रांसपिरेशन पूल थियरी भी कहते हैं। आप ये तीनों थियरी के नाम लिखिए, ये तीनों थियरी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखिए, इनमें ऑब्जेक्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ थियरीज को डिस्कस करने बोला है। और ये क्वेश्चन सपोज 3 मार्क का है तो 3 थियरी आपने नाम लिखे हैं और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन दीजिए बस। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन इस तरह से है कि द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन, और वो होता है थ्रू लीव्स, स्टेम,
flowers and fruit and mostly true leaves. तो ये जो मैकेनिज्म है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए डायग्राम ड्रॉ कीजिए और वहां पे ये दो थियरी को दो या तीन लाइन में एक्सप्लेन कीजिए, स्टार शुगर इंटरकन्वर्जन थियरी एंड थियरी ऑफ प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, एक्सप्लेन रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो जैसे मैंने बताया, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन एंड इट मेनली अकर्स थ्रू लीव्स. अब उसका रोल ये है कि वो एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव करता है प्लांट से, वो हेल्प करता है पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल में, वो हेल्प करता है असेंट ऑफ सैप में, दैट इज मूवमेंट ऑफ वाटर में, वो स्टोमेटा को ओपन रखता है जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज होता है जिससे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के रिक्वायरमेंट्स पूरे होते हैं, वो सेल को टर्गर रखता है और ट्रांसपिरेशन साथ ही साथ टेम्परेचर ऑफ लीफ को मेंटेन रखता है और उन्हें कूलिंग इफेक्ट देता है. नेक्स्ट, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, एक्सप्लेन रूट प्रेशर थियरी एंड इट्स लिमिटेशन. तो यहाँ पे जो है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये वाला ही पॉइंट्स आपको कवर करना है, सेम है, इनमें से कोई भी 2 से 3 पॉइंट लिख दीजिए. नेक्स्ट है एक्सप्लेन रूट प्रेशर थियरी एंड इट्स लिमिटेशन. तो जो रूट प्रेशर थियरी है वो एक्चुअली कहता है कि एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल ऑफ रूट वो रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए, और ये थियरी जो है जे प्रिस्टले ने दिया था. अकॉर्डिंग टू दिस रूट एब्जॉर्प्शन थियरी, ये रूट एब्जॉर्प्शन जो है कांस्टेंट और कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसकी वजह से एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है इन लिविंग सेल ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ रूट, और इसे हम कहते हैं रूट प्रेशर, जो कहा था एस हेल्स ने. इस रूट प्रेशर के वजह से वाटर अलोंग विद द डिसॉल्व्ड मिनरल जो है फोर्स किया जाता है जाइलम के अंदर अगेंस्ट द अपवर्ड डायरेक्शन, टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी. रूट प्रेशर जो है वो लार्जली ऑस्मोटिक फेनोमेना है और वो डेवलप होता है एक्टिव प्रोसेस में. वैल्यू ऑफ रूट प्रेशर जो है वो +1 से +2 बार के बीच में होता है, जो इनफ है वाटर को हाइट 10 से 20 मीटर तक खींचने के लिए. जो फैक्टर्स है जो रूट प्रेशर को अफेक्ट करेंगे और साथ ही साथ जो है ये ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर को भी अफेक्ट करेंगे, वो फैक्टर्स होते हैं ऑक्सीजन, मॉइस्चर, टेम्परेचर ऑफ सॉइल, सॉल्ट कंटेंट एक्सेट्रा. नेक्स्ट, ऑब्जेक्शंस ऑफ रूट प्रेशर थियरी. तो पहला ऑब्जेक्शन ये था कि ये थियरी एप्लीकेबल नहीं है टॉलर प्लांट्स के लिए मोर देन 20 मीटर, क्योंकि उतना रूट प्रेशर जनरेट ही नहीं होता है. नेक्स्ट, असेंट ऑफ सैप इवन इन द एब्सेंस ऑफ रूट देखने के लिए मिला है. नेक्स्ट, रूट प्रेशर जो है नियरली 0 है इन टॉलर जिम्नोस्पर्म ट्री में, तभी भी वहां ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर हो पा रहा है. जहां पे एक्टिवली ट्रांसफरिंग प्लांट्स होते हैं जहां रूट प्रेशर डेवलप ही नहीं हो पाता. नेक्स्ट, जाइलम ऑफ सैप अंडर नॉर्मल कंडीशन इज अंडर टेंशन. इसका मतलब वहां पे नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दिखेगा या हाई ऑस्मोटिक प्रेशर दिखेगा. नेक्स्ट, एक्सप्लेन कैपिलरिटी थियरी ऑफ वाटर ट्रांसलोकेशन. तो ये थियरी के हिसाब से फिजिकल फोर्सेस और डेड सेल्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर असेंट ऑफ सैप. ये थियरी बोहेम ने 1863 में दिया था. कैपिलरिटी जो है वो सरफेस टेंशन की वजह से आता है और उसकी वजह से 2 फोर्सेस एक्टिव होते हैं, कोहेजन फोर्सेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एडेशन फोर्सेस वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम वेसल के बीच में. जाइलम वेसल को यहाँ पे जो है एक स्ट्रॉ से कंपेयर किया गया है और वाटर कॉलम जो है ये कोहेजन और एडेसिव फोर्सेस के वजह से जाइलम के अंदर कैपिलरिटी एक्शन से ऊपर की तरफ जाता है, और ये कैपिलरिटी ऑफ वाटर जो है वो रेज होता है और ऊपर अगेंस्ट ग्रेविटी मूव होता है, बट ये सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर्स तक ही हो सकता है. अब इसके ऑब्जेक्शन देखते हैं. तो कैपिलरिटी ट्यूब जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो कंटिन्यूअसली कंप्लीटली हॉलो होना चाहिए, तभी वहां पे वाटर कॉलम कैपिलरिटी एक्शन से उठ पाएगा. बट ये देखा गया है कि ट्रैकेट्स ऑफ जाइलम में क्लोज एंड वॉल्स होते हैं, तो वहां पे कैपिलरिटी एक्शन कैसे दिख रहा है. नेक्स्ट ऑब्जेक्शन था कि लोअर एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब जो कि जाइलम है
वो डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में होना चाहिए वाटर लेने के लिए। बट आप देखोगे तो जो रूट कॉर्टेक्स है वो जाइलम और सॉइल वाटर के बीच में आ जाता है, जिससे वापस क्वेश्चन आता है कि कैपिलरिटी एक्शन जाइलम कैसे दिखा रहा है। नेक्स्ट, नैरोअर, जो सबसे नैरो कैपिलरिटी होगी वो सबसे ज्यादा हाइट तक वाटर कॉलम को ले जा पाएंगे। बट जब देखा गया ये पता चला कि जितने टॉल प्लांट्स होते हैं उनका जो जाइलम होता है वो नैरो होने के बजाय ज्यादा से ज्यादा वाइड होने लगता है। फिर क्वेश्चन है कि फिर कैपिलरी एक्शन कैसे दिख रहा है। नेक्स्ट, व्हाई इज ट्रांसपिरेशन कॉल्ड एन नेसेसरी इविल? तो जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है वो स्टोमेटा को ओपन करने के लिए डे टाइम पे बहुत जरूरी है। यदि स्टोमेटा ओपन रहेगा तभी गैसियस एक्सचेंज होगा, जिससे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। यदि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा वो डायरेक्टली प्लांट के प्रोडक्टिविटी पे अफेक्ट करेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन नहीं होगा तो प्लांट अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और इसकी वजह से जो है वहां पे प्रोडक्टिविटी मतलब फ्रूट्स और फ्लावर्स का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। इसलिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए स्टोमेटा का ओपन होना बहुत जरूरी है, और इसलिए ट्रांसपिरेशन से पानी लॉस करता है प्लांट, बट वो अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसलिए कर्टियस ने 1926 में कहा था ट्रांसपिरेशन इज एन नेसेसरी इविल। नेक्स्ट, एक्सप्लेन मूवमेंट ऑफ वाटर इन रूट। तो आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। उसमें फिर आपको बताना है कि वाटर कैसे अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है थ्रू टू पार्ट्स, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। नेक्स्ट, डिफाइन और एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला है ऑस्मोसिस। तो सॉल्वेंट जो वीकर सॉल्यूशन से एंटर होता है साइटोप्लाज्म में ऑफ सेल थ्रू अ सेमी परमेएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट को कहते हैं ऑस्मोसिस। नेक्स्ट टर्म है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक्चुअली है मूवमेंट ऑफ आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल जो रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से होता है रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। नेक्स्ट है प्लाज्मोलिसिस। एक्सोऑस्मोसिस जो लिविंग सेल में होता है, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट है इम्बिशन। इम्बिशन मतलब स्वेलिंग हो जाता है ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड ड्यू टू एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट है गटेशन। तो जो लॉस होता है वाटर का इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, उसे कहते हैं गटेशन। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वो ट्रांसपिरेशन है। नेक्स्ट है असेंट ऑफ सैप। तो जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है अलॉन्ग विद डिसॉल्व मिनरल फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट लाइक स्टेम एंड लीफ, वो भी अगेंस्ट ग्रेविटी, उसे कहेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर और असेंट ऑफ सैप। नेक्स्ट, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। वाटर जो एब्जॉर्ब किया जाता है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ रूट इज कॉल्ड एज एक्टिव एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। जो डिफरेंस होता है डिफ्यूजन प्रेशर में ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, उसे कहेंगे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या फिर सक्शन प्रेशर। नेक्स्ट है टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर वो प्रेशर है जो एक्सर्ट होता है बिकॉज ऑफ टर्जिड सेल सैप ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। नेक्स्ट है वाटर पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल जो वाटर का होता है उसे वाटर पोटेंशियल कहते हैं। नेक्स्ट, वॉल प्रेशर। तो जो सेल वॉल होते हैं वो थिक और रिजिड होते हैं, जो एक्सर्ट करते हैं एक्चुअली एक इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर अगेंस्ट टर्गर प्रेशर ऑन सेल सैप, उसे कहेंगे वॉल प्रेशर। नेक्स्ट, रूट प्रेशर। जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है और एक सॉर्ट ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप होता है इन लिविंग रूट, जिसे हम रूट प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है सॉल्यूशन का जहां पे रिक्वायरमेंट होता है अपोजिट डायरेक्शन so as to stop the entry of solvent molecule into cell। बट टर्गर प्रेशर है वो प्रेशर है जो एक्सर्ट होता है बट टर्जिड सेल सैप ऑन द सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। पहला डिफ्यूजन,
ओ होता है सॉलिड, गैस या लिक्विड मीडियम में, ऑस्मोसिस होता है सिर्फ लिक्विड मीडियम में। डिफ्यूजन के लिए प्रेजेंस ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, बट ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जरूरी है। डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बट ऑस्मोसिस में डिफ्यूजन होता है ओनली ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। डिफ्यूजन वो इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय डिफ्यूजन प्रेशर, ऑस्मोसिस इन्फ्लुएंस होता है बाय टर्गर प्रेशर। नेक्स्ट है एनलेस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स। तो जो न्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट में लगते हैं वो मैक्रो होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम, ये हुए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और जो न्यूट्रिएंट्स स्मॉल अमाउंट में लगते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, ये हुए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट, हाउ आर द मिनरल्स एब्सॉर्ब बाय प्लांट। तो जो एब्सॉर्ब्ड आयंस है वो पुल होते हैं इन अपर डायरेक्शन थ्रू जाइलम सेल सैप, और वो पॉसिबल है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल। इसके समझने के लिए हमको एसेंडिंग सैप एनालिसिस करना होगा, और फिर हम देखेंगे कि यस, जाइलम सैप के साथ मिनरल ऊपर की तरफ मूव होते हैं। मिनरल आयंस मेनली कहाँ पे प्लांट की जरूरत पड़ते हैं उनको, एपिकल पे, लैटरल पे, यंग लीफ पे, डेवलपिंग फ्लावर्स, फ्रूट, सीड और स्टोरेज ऑर्गेन में। जो मेन सोर्स है वो रूट, जो पूल करता है और ट्रांसपोर्ट करता है असेंडिंग सैप को, और वहां पे अनलोडेड बाय फ्यू वैन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन विसिनिटी ऑफ सेल्स। सेल अपटेक करते हैं इन सैप को एक्टिवली, और सॉइल जहां से मिनरल अपटेक हुआ है वो सिर्फ अकेला सोर्स नहीं होता है जो मिनरल प्लांट को प्रोवाइड करता है। सॉइल के अलावा जो प्लांट के पुराने वाले पार्ट्स हैं, जो अब पुराने हो चुके हैं, जैसे कि पत्ते जो अब झड़ने वाले हैं, वो अपने अंदर की यूजफुल मिनरल को एक्सपोर्ट कर देते हैं यंगर लीव्स की तरफ और फिर गिर जाते हैं। उनमें जो मेन मिनरल्स ओल्ड लीफ से न्यू लीफ में जाते हुए हैं फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, और बट याद रखें कैल्शियम वहां पे रिमोबलाइज नहीं हो सकता, मतलब ओल्ड पार्ट से न्यू पार्ट में नहीं जा सकता क्योंकि वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, बताना है कि रूट हेयर के अंदर वैक्यूल है, एक न्यूक्लियस है, उसमें सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल के बीच में साइटोप्लाज्म है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो दो लेयर से बना है, आउटर लेयर जो है वो है पिक्टिन और अंदर है सेल्यूलोज। तो सेल वॉल एक्चुअली दो लेयर से है, पहला है पिक्टिन और फिर अंदर है सेल्यूलोज, फिर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, और ये स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट, राइट ऑन जर्नी ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू जाइलम इन रूट्स। तो सॉइल से जाइलम तक कैसे वाटर फॉलो होता है उसका एक जर्नी लिखना है। तो ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं, पहला है इंडिशन, फिर डिफ्यूजन और फिर ऑस्मोसिस, और इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन कोहेजन थियरी फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। ये थियरी डिक्सन और जॉले ने दिया था, और ये थियरी मेनली 2 चीजों पे बेस्ड है, कोहेजन एडेशन फोर्सेस एंड ट्रांसपिरेशन पुल। अब ये कोहेजन फोर्स, एडेशन फोर्स को डिफाइन कीजिए, ट्रांसपिरेशन पुल को डिफाइन कीजिए, और फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट, राइट ऑन द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। उसके लिए डायग्राम ड्रॉ कीजिए और ये 2 थियरी को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थियरी एंड थियरी ऑफ प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज हाइड्रोफोनिक्स and how it is useful for identify role of nutrients। तो एक्चुअली हाइड्रोफोनिक एक टेक्निक है जिससे प्लांट जो ग्रो हो चुके हैं उनका न्यूट्रिशन सॉल्यूशन जो पता लगा सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल। रूट्स जो इमर्ज किए जाते हैं आर एडिक्वेटली एरिएटेड, डाइल्यूट एंड डिफाइंड सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो रूट्स किस में डुबाए जाते हैं, एक्चुअली रूट्स है ना वो डुबा दिए जाते हैं। एरिएटेड मतलब बहुत अच्छे से हवा जहां आ रहा हो, डाइल्यूट मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें कम सॉल्यूट हो, और वेल डिफाइंड सॉल्यूशन में ये रूट्स को डाल दिया जाता है।
फिर प्यूरिफाइड वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को न्यूट्रिएंट मीडियम की तरह उस सोल्यूशन में ऐड किया जाता है। हाइड्रोफोनिक्स में क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन है मिनरल का इन सोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रूट जिसमें इमर्ज किया गया है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो बेसिकली क्या होता है, एक सोल्यूशन लिया जाता है जिसमें एक प्लांट को उखाड़ के इसमें डाल दिया जाता है इस सोल्यूशन में। यहाँ पे कोई सॉइल या कोई दूसरा मीडियम नहीं होता, सिर्फ ये सोल्यूशन होता है जिसमें ये रूट डूबे हुए हैं। ये सोल्यूशन में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट ऐड किया जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद इस सोल्यूशन को टेस्ट किया जाता है कि इसकी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्टी इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए। यदि डिक्रीज हुए मतलब रूट ने वो बाकी के न्यूट्रिएंट्स ले लिए हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स उन्होंने ले लिए हैं वो हम स्टडी कर सकते हैं कि रूट ने कितने अमाउंट में कौन सा न्यूट्रिएंट लिया है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन मैक्रो न्यूट्रिएंट है और कौन माइक्रो। ठीक है, और सपोज सोल्यूशन के अंदर कोई न्यूट्रिएंट इंक्रीज हो गया हो तो वो प्लांट वो न्यूट्रिएंट को बाहर भेज रहा है, तो जिससे हमें पता चल सकता है कि प्लांट के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं, उनके डिफिशियंसी हुआ तो क्या है। और इस एक्सपेरिमेंट से, जिसे हम हाइड्रोफोनिक कहते हैं, जहां प्लांट सोल्यूशन फिक्स अमाउंट ऑफ नो न्यूट्रिएंट्स वाले सोल्यूशन में डुबा दिया जाता है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोनिक्स। और ये हेल्प करता है रोल ऑफ न्यूट्रिएंट इन प्लांट पता लगाने के लिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, फिर ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन और नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन को भी। नेक्स्ट, राइट ऑन माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट। तो जैसे मैंने बताया, मैक्रो एलिमेंट्स मतलब जो लार्ज अमाउंट में लगते हैं, जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। और माइक्रो जो स्मॉल अमाउंट में लगते हैं, जो है कॉपर, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, बोरोन एंड जिंक। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and stay tuned.